प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ लास्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान ने ऑपोजिशन रहनुमाओं के एहतसाब में नाकामी का एतराफ कर लिया। वजीर आजम पुरअज़्म तो कौन सी ताकत ऑपोजिशन के एहतसाब में रुकावट है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जबकि इमरान खान ने भी हुकूमत के लिए अगले 3 माह अहम करार दे दिए। क्या मार्च तक आर या पार होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान मुश्किलात में घिर गए। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की जानिब से पीटीआई को फंडिंग पर संगीन सवालात खड़े हो गए। माजी में आरिफ नकवी की कंपनी से अरबों की वसूली की इजाजत मांगने पर इमरान खान ने साबिक DGFI बशीर मेमन पर बरहमी का इजहार किस लिए किया था, अहम इंकशाफात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एहतसाब के दावेदार खुद जवाबदही से भाग गए। इमरान खान ने चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया। अरबों की रिकवरी कहां गई? रिकवरी के साथ साथ चेयरमैन नैब भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से गायब। अरकान पार्लियामेंट मुंह देखते रह गए। क्या अरबों रुपए रिकवरीज की जवाबदही से बचने के लिए चेयरमैन नैब कमेटी के सामने पेश नहीं हो रहे या मामला कुछ और है? इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, ये जो एक नाकामी का एतराफ इमरान खान की जानिब से, और आई थिंक इसमें एतराफ की तो कोई बात ही नहीं, अब इसमें कुछ रह नहीं गया था। जाहिर है कोई एक चीज़ भी वो सर तक नहीं पहुंचा सके, जितने बड़े बड़े दावे और जितने ओपन शट केसेस और जितने डिसीजंस, तो क्या चीज़ उनको रोकती रही, ये नहीं उन्होंने बताया। जी, आज खबर घुमन साहब हमारे दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू किया और मैं सुन रहा था, वहाँ पे ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर ने कहीं। मगर एक दो रोज़ पहले भी ज़राए के हवाले से आया था, आज मरियम बीबी ने भी इसका जिक्र किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्टी के लोगों से ये कहा है कि मैं आपका ब्रांड हूँ और मुझे सेल करें जो है। और दूसरा कि लोगों को जो है ना महंगाई के मतलब ज़रा एक्सप्लेन करें, समझाएं। उससे ये तासुर ये मिलता है कि अगर ये जो, क्योंकि डिनायल नहीं गवर्नमेंट की तरफ से आया तो ज्यूम किया जा रहा है कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर ने ये बातें हुई हैं, तो उससे तासुर ये मिलता है कि ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं और ये डिनायल में हैं। अभी भी ये समझ रहे हैं कि ये कोई परसेप्शन का या ये तसव्वुर है लोगों का महंगाई का मसला, और ये कोई एक्चुअल मसला नहीं है। कि प्राइम मिनिस्टर को ये अंदाज़ा नहीं है कि महंगाई कितना बड़ा इशू है और ये किस तरीके से लोग इससे कितने तंग हैं कि इनका जो लोकल बॉडीज़ के जो बल्दियाती इलेक्शन KP में हुए हैं उससे भी आंखें नहीं खुली। दूसरा, आज जो है इनकी एक इवेंट सोशल मीडिया पे चल रहा था जो कि अभी तक उसका भी कोई डिनायल नहीं आया कि परवेज़ खटक साहब और चीफ मिनिस्टर KP महमूद खान और इनके सरकर्दा लोग जो एबटाबाद में बल्दियाती का जो सेकंड फेज़ होना है उसके लिए ज़रा ग्राउंड बनाने गए थे। वहाँ पे नारे लगे, गो परवेज़ खटक गो टाइप, वो बड़ी फुटेज चल रही थी उसके ऊपर शाम से जो है वहाँ एबटाबाद के उस इवेंट की। और प्राइम मिनिस्टर अभी भी बड़े मुझे उनके आज खबर घुमन के इंटरव्यू से जो बता रहे थे, ये लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि ये हम पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पे कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये हम जीत जाएंगे जो है। तो पता नहीं उनके क्या फैक्टर्स हैं। और ये उन्होंने कहा कि 3 महीने बड़े क्रूशल हैं। वो तो सारों को मतलब नज़र आ रहा है कि आगे ज़ाहिर है बल्दियाती इलेक्शन भी है, महंगाई है, इस वक्त गैस की और उसकी लोड शेडिंग भी चल रही है, धरने भी, पीपल्स पार्टी भी अपना धरना दे रही है, उसके बाद PDM वालों का भी धरना आया हुआ है और वैसे ही लोग तंग हैं। और उसकी बड़ी मिसाल मैं कहूँगा कि ये इतना बड़ा मसला है कि ये कज़ाकिस्तान में LPG की प्राइसेस बढ़ी थी और लोग, और बड़ी स्टेबल मुल्क है ये, यहाँ बड़ी खौफनाक किस्म की डिक्टेटरशिप्स हैं और डर होता है और लोग सड़कों पे आ गए हैं और वो गवर्नमेंट उनको जो है ना गवर्नमेंट कज़ाकिस्तान में गिर चुकी है। 2 दिन के अंदर ही लोग सड़कों पे एनर्जी के ऊपर ये इश्यूज पे आए हैं। तो ये एक लावा है जो कि पटा जा रहा है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि 3 माह में या 6 माह में भी इनके पास कैसे ये महंगाई को काबू कर लेंगे, जो कि गवर्नमेंट के हालात जो हैं पूरे आगे 6 माह में भी ये जो अभी मिनी बजट ला रहे हैं इसके भी असरात आने बाकी हैं। अभी से ही रोज़ की खबरें चल रही होती हैं, 5 रुपये इसके बढ़ गए, 4 रुपये इसके बढ़ गए,
जो है आप बाज़ार से होके आए, सौदा सिर्फ लेके आए, तो अगर आप खुद जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, वो आके एक दास्तान सुनाता है कि ये पहले 4 रुपए की चीज़ थी, आज 6 रुपए की हो गई है, और आम आदमी बहुत ज़्यादा। और वो फवाद चौधरी साहब का ये बयान मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी मरी में देखे ना 1 लाख गाड़ी चली गई है, ये अब इसका मतलब ये बता रहे थे कि खुशहाली है, लोग तंग नहीं है। तो वो एक क्लास है जिनके पास जो जा सकते हैं वो जाते हैं, मगर ये एक डिनाइल में रहना मुझे इसका बिल्कुल समझ नहीं आता। बाकी जो उनकी उससे तशखीस अगर आप कर लें, डिनाइल में ना हो, तो फिर इलाज भी मुमकिन है। यहाँ तशखीस ही नहीं हो रही तो इलाज क्या होना है। जो फाइनल मुझे खावर गुमन के इंटरव्यू से जो लगी, उन्होंने कहा जनाब बाकी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों पे वो परेशान भी थे, एहतसाब पे बहुत परेशान थे। परेशान तो हैं मगर वो उसका सद्देबाब कुछ भी नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे। 3.5 साल बाद भी सूरत हाल ये है कि उन्होंने जो डीजी नैब, जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसको कह दिया कि पार्लियामेंट के अंदर आप जाते हैं कमेटियों के आगे तो उनको इस्तिस्ना करार दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ने वो उनको जो है ना कि आप अपना डीजी भेज सकते हैं, बजाय इसके कि पार्लियामेंट के आगे इन लोगों को जवाब दे रखना, पार्लियामेंट की तकर्रम को, इज़्ज़त को बढ़ाने की बजाय उन्होंने और ये इस चीज़ पे कर रहे हैं। और अगर उनको दाएं बाएं अपने लोगों को इस तरह ही छोड़ते रहेंगे, चीनी में जो उनके लोग पकड़े गए, गंदम में पकड़े गए, उसके बाद कौन सी चीज़ है कि तेल पानी के मसलों में पकड़े गए, सारे वज़राए एक के ख़िलाफ़ भी उन्होंने ना किसी ब्यूरोक्रेट के एक्शन लिया, ना अपने किसी वज़ीर को तब्दील किया। और आखिर में जो उन्होंने कहा खावर गुमन ने के बकौल कि जी उस्मान बुज़दार का वो भी बज़द है कि यही बंदा है, उसकी बस प्रोजेक्शन नहीं हो रही, कमाल वो कर रहा है और वहाँ से वो पीछे हटने के लिए नहीं है। तो फिर मुझे अगर यही एटीट्यूड है तो फिर वो जो बकौल शेख रशीद के कि ये दुल्हन का काम ऐसे ही रहेगा, ये घर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी क्लास साहब, और क्या देख रहे हैं जो पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से अगले 3 माह इंपॉर्टेंट हैं और हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर जब हम देख रहे हैं कि जितने भी प्रोटेस्ट की कॉल्स हैं, मार्च की कॉल्स हैं, 27 फरवरी से दे दी है लॉन्ग मार्च की कॉल पीपल्स पार्टी ने, 23 मार्च की डेट हम सुन रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम के फोरम से आ रही है। तो ये कुछ 3 महीने इंपॉर्टेंट हैं, वाकई कुछ कंक्लूसिव होंगे। और आई थिंक ये जो लास्ट ईयर है ये तो वैसे भी इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि वक्त से पहले गवर्नमेंट जाए। तो इमरान खान इस वक्त क्या कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं? इज ही पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन दिस कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हम इंश्योर कर सके और केसेस को नहीं हम एंड तक पहुंचा सके? आमिर साहब ने वो जो बात है ना अहम, वहाँ पे 2-3 चीज़ें उनके इंटरव्यू में, खावर गुमन साहब के इंटरव्यू में अहम है जो सामने आई हैं। एक तो जैसे हमने आमिर ने कहा कि सेल्फ एक डिनाइल जो होती है ना, ये बड़ी डेंजरस चीज़ होती है कि मैं मानने से इनकारी हो जाऊँ कि मुझे फ़लाँ बीमारी है या मेरे साथ फ़लाँ इशू है, तो ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता सारा इनका। अब वो ये फरमा रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी। अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा तमाशा जैसे इन्होंने कहा है, आज इमरान खान साहब ने दिखाया है। ये कैबिनेट में इस पर बहस हो चुकी है और अहमद नवाज सुखेरा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी ने, उन्होंने ठीक इनको तजवीज़ किया कि तमाम वज़ीर नाराज़ हो गए थे कि जनाब के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देखें जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या यहाँ पे सेक्रेटरीज जो हैं वो बैठ के वो नहीं कर रहे, ऑडिट पैरों को ऐसे नहीं कर रहे, वो पिछली हुकूमतों को वैसे नहीं कर रहे। इसमें बड़ी बहसें हुई, हमने स्टोरीज़ की हुई हैं। तो सुखेरा साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की थी, मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा जनाब कि वो कहते हैं तलवार भी है, घोड़ा भी है, मैदान भी हाजिर है, सारी तमाम पावर्स आप ये फेडरल सेक्रेटरी से लेके अपने वजीरों को दे दें। जितने वजीर बैठे हैं वो अपनी 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 वजारतों के वो भी होंगे, उनके प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर भी बन जाएंगे। वो बैठ के सारे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनको ट्रांसफ़र कर दें, वो अपने आगे बजट भी बनाएं, वो बैठ के जनाब यहाँ प्रोजेक्ट भी देखें, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जाके पेश भी हों। ये सबसे बड़ी फेवर मिली हुई है। मैं कहता हूँ ये तजवीज़ पे ब्यूरोक्रेसी को डट जाना चाहिए। अहमद और सुखेरे साहब को मजीद इस पे पुश करना चाहिए अगली 2-4 कैबिनेट मीटिंग्स में कि सर वो मैंने एक अदद आपको तजवीज़ दी थी, सर उस पर अमल करें। छोटा सा अमल तो आज हमें नजर आया है, ये जो चेयरमैन नैब के केस में किया गया, उसी से मिलता जुलता काम है। ताकि होता क्या है वो मैं पहले भी बताता होता हूँ मैं कि उसमें इट कैन गो आइदर वे कि किसी घर में ना वो थे एक बंदर और घोड़ा थे, तो बंदर ने रात को जाना तो उसमें से किचन में से जाके आटा खा जाना और वापसी पे आना, थोड़ा सा आटा लेके आके घोड़े के मुंह पे मल देना, तो मालिक ने आना था आके घोड़े के उसने ठुकाई करनी और बंदर साहब दूर बैठ के खलाल कर रहे होते दांतों में। यहाँ पे सियासतदान वही कुछ कर रहे हैं, इसी ब्यूरोक्रेसी से वो काम करवाते हैं और ब्यूरोक्रेसी भी मदद करती है। ये जितने प्रोजेक्ट, मैं तो पहले भी कहता हूँ कोई करप्शन यहाँ 1 रुपए के नहीं हो सकते अगर ब्यूरोक्रेसी साथ न दे, और इनको शिकायतें भी रहती हैं। और अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी इसलिए भी वहाँ पे अकाउंटेबल होती है कि उनको जाके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जवाब देने पड़ते हैं। अभी इनको कहें कि भाई साहब ये पावर्स आप सारी ले लें,
और इमरान खान साहब ने वहाँ पे शिबली फराज साहब को उन्होंने बना दिया है अपना फोकल पॉइंट मैन कि आप इन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हैंडल किया करेंगे। अपनी बारी लगी है तो ऊंट जो है ना सामान उससे थोड़ी सी बोरियां ज्यादा पड़ गई हैं तो बुलबुलाने लग गया है। भाई यही सिस्टम पहले भी तो चल रहा था ना, पहले भी तो यहाँ पे आपको 40-50 साल बटाबट टाइम से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का ऑफिस है, पहले भी तो ऑडिट कर रहा था, पहले भी रिपोर्ट्स आ रही थी वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। आपकी 2 रिपोर्टें पेश हुई, चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। अब आप कहते हैं नहीं जनाब कि आप जो है ना यहाँ पे उसमें जाएं और वहाँ पे लड़ें भिड़ें और उस शिबली फराज साहब जो हैं वो बैठ कर पूरा हैंडल करेंगे। आप यहाँ पे आपको सूट ही नहीं करते थे इमरान खान साहब की अकाउंटेबिलिटी। आप उसमें किस वजीर की है आपने? आपको एक बंदा बताएं, जब आप अपने लोगों को ये समझते हैं, आपने चौधरी परवेज इलाही की कर रही है जिसको पंजाब को सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसकी कर ली अकाउंटेबिलिटी। आपने फहमीदा मिर्जा की कर ली जिसका 84 करोड़ रुपया लोन राइट ऑफ करा के बैठी हुई है। आपने आजम वो ये सवाती साहब आपने उनकी कर ली जिन पे 5 उन पे आई उसकी जेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी। आपने किसकी कर ली? मैं नाम ले देता हूं। आपने उसको अब्दुल रज़ाक दाऊद की कर ली है जिसकी वजह से शुगर करे से सारा क्या है। आपने खुसरो मुख्तार की कर ली, हाशिम बख्ती की आपने कर ली, आपने उस्मान बुज़दार साहब की कर ली है, आपने पंजाब के कर ले। बल्कि ये कल ही मैं देख रहा यकूब बुज़दार साहब में बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं वहाँ पे, उसमें जो उसमें डेरा गाजी खान में 92 का मेरा ख्याल चैनल का रिपोर्ट, बड़ा अच्छा रिपोर्ट है, बड़ा अच्छा लड़का है वहाँ का। उसने कल खबर लगाई हुई थी कि डेरा गाजी खान में 5वां ये डिप्टी कमिश्नर फारिग हो गया। अंदाज़ा करें ये आप सूबे चला रहे हैं और उस पर अब ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम लगने शुरू हुए हैं कि जनाब पंजाब में बोलियाँ लगती हैं वहाँ पे अपने दफ्तर आपने कर लेनी है। अगर आपने कोई पोस्टिंग लेनी है या पाकपतन चले जाएँ या गोजरावाला में वो जनाब एक हमारे गुज्जर साहब हैं गोजरावाला के, उनसे जो है पोस्टिंग करवा लें। इस तरीके से आपने मुल्क को चला रहे हैं और फिर कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं कर। भाई साहब आप नहीं कर सकते थे, आप करते तो आप 2 दिन हुकूमत नहीं चला सकते थे। आपने शेख रशीद साहब एक उस बंदे को अपने साथ वजीर है जिसके लिए आपने यूं करके कहा था अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा वो ना बनाए कि मैं एक उसमें कहते हैं इनको चपरासी भी ना रखूँ, आपने वजीर उनको बना दिया। आपने किस किस बंदे के हवाले से जिन पर करप्शन के चार्जेस थे अपने साथ मिला के उनको क्लीन नहीं किया। सो इमरान खान साहब ने बड़ा वो खूबसूरती से खेलते हैं इन चीज़ों को, अपने आप को इनोसेंट बना रहे हैं। भाई आज चेयरमैन नैब ने अब फिर कल को पार्लियामेंट का रोना रोएंगे ये कि पार्लियामेंट की वो खुद मुख्तारी नहीं है। आप क्यों बचा रहे हैं उसको चेयरमैन नैब को कि वो वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश ना हो? आपके बंदे भी तो बैठे हैं ना, एक हाउस का फोरम है, एक हाउस की कमेटी है। वहाँ अमेरिका में तो कोई नहीं बचाया जाता जिसकी आप हम मिसालें देते हैं, यूरोप की मिसालें देते हैं। वो देखें जी ब्रिटेन में यूं होता है, अमेरिका में यूं होता है, तो वहाँ पे और भी कुछ होता है। वहाँ पे तो अपने मिलिट्री जर्नलों को भी नहीं बचाते कमेटीज की मीटिंग के आने से। ये आपका वहाँ तो प्रेसिडेंट आके उसका एग्जम्पशन ऑर्डर जारी नहीं कर देता कि जनाब कि वहाँ पे सेंट काम का चीफ पेश नहीं होगा कांग्रेस कमेटी के सामने, वहाँ पे आर्मी चीफ वहाँ पेश नहीं होगा, वहाँ पे आपका CA FBI चीफ वहाँ पेश नहीं होंगे। वहाँ तो किसी को जरूरत नहीं होती। अच्छा मिसालें देनी हो, जब अच्छी मिसालें देनी हुई तो वहीं के देते होते हैं, लेकिन फिर इस तरह की मिसालें यहाँ पे सूट नहीं करती उनको। तो ज़रा ये सारी चीज़ें, इससे ये लगता है कि आपने चेयरमैन नैब जो है उसको आज पेश होने से रोक दिया है कि आप वहाँ कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। मीन्स कि आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कल को आप पे अटैक होगा। पता नहीं ये कानूनी भी कि है कि नहीं, क्योंकि ऑटोनमस बॉडी है। अगर कोई अदालत में चले जाए कि प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट की इख्तियार को ओवर रूल करके कर ले। मेरा तो ख्याल है ये वैसे ही गैर आईनी और गैर कानूनी है और ये पार्लियामेंट को बिल्डोज कर रहे हैं। अच्छा इनसे इसलिए तो अच्छा फिर इनसे पूछा जाए नवाज शरीफ ने ऐसे किया था, वो फलाने बिल्कुल किया था। भाई उन्हीं को हटा के हरा के तो आपको लाया गया ना, आप ऐसे नहीं करेंगे। वो नवाज शरीफ ने कहा कि मैं तहफ़ की लिस्ट नहीं दूंगा, इमरान खान साहब ने कहा मैं भी नहीं दूंगा। वो भी नैब चेयरमैन पे वो रहते थे। इन्होंने एक इन्होंने अच्छा काम ये किया सर, इन्होंने नैब चेयरमैन को साथ मिला लिया है। वो कहते हैं कि वीडियो आई ऑडियो जो भी होया अब वो इनके इशारों पे चल रहे हैं। सो आप उस पर बात करते हैं कि जनाब के उस अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सके, ये अकाउंटेबिलिटी कर नहीं सकते। आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। अकाउंटेबिलिटी के लिए मोरालिटी होनी ज़रूरी है। वो आपका खुद हाई मॉरल उस पेडेस्टल पे खड़े होना ज़रूरी है। जो उसकी अभी उसकी फंडिंग की डिटेल्स आ रही हैं, वो जितने भी डोनर्स थे आपके, जिस तरह के उनके नाम आ रहे हैं आपसे, उन्होंने किस किस ने क्या क्या फ़ायदे लिए हैं, उसके बाद कहें इंडिविजुअल मोरालिटी से ज़्यादा पूरी टीम जो है वो जब अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करेगी तो फिर अपना दामन भी तो साफ होना चाहिए ना। तो सबको देखना चाहिए। सिर्फ एक अकेले इमरान खान की ट्रांसपेरेंसी जो है वो इस केस में इनफ नहीं है। इसके अलावा क्या कहा मरियम नवाज ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इमरान खान मुश्किलात में घिर गए हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ें सामने आई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक क्लास साहब। बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और हमारे साथ बशीर मेमन साहब भी मौजूद हैं लाइन पे। मेमन साहब से हमने इसलिए आज रिक्वेस्ट की है, बशीर मेमन साहब साबिक ये डीजी यहाँ पे FIA थे और हुकूमत इनमें बड़ी नाराज़ उस वक्त भी थी और इन्हें आके वो देना पड़ गया था। इन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया था जब इनसे कुछ ऐसी डिमांड्स की गई जो मीट नहीं कर पा रहे थे। इमरान खान साहब भी नाराज़ थे, फिर आज़म खान साहब नाराज़ थे, शहजाद अकबर साहब नाराज़ थे। तो उसके बाद इनके डिफेंस पे कुछ इनको कहा गया था कुछ काम करें। तो आजकल फिर इनके खिलाफ है साहब, पता है पाकिस्तान में ये काम सैफ रहमान साहब ने भी शुरू किया। तो अल्टीमेटली वो सैफ रहमान जो है वो खुद जेल में जा बैठे थे और रोते थे। उनके अदालतों की उस पेशियाँ लगती थी ना, जब रोते थे कि आप कैसे फिर जब विक्टिमाइज़ करने पे आते हैं। तो आजकल वही ये बशीर मेमन साहब की बारी लगी हुई है कि इनको भी विक्टिमाइज़ करने के लिए केसेस वगैरह बनाए गए हैं। उस पर तो खैर बात होती रहेगी, वो और चीज़ें हैं। आज इस पे जो हमने बात करनी है कि इन पे जो असल चीज़ की नाराज़गी थी जो सामने आई थी वो फॉरेन फंडिंग केस से रिलेटेड है। अच्छा, जब ये DG FIA थे उस वक्त वो जो उनके इब्राज ग्रुप के जो थे आरिफ नकवी साहब, उनका कुछ GST का इन्होंने बिल बनाया था कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से। तो उस पर बड़ा प्रेशर था इन पे। इनसे डिटेल ज़रा पूछते हैं कि आरिफ नकवी साहब के हवाले से इनको क्या कहा गया, क्या रिपोर्ट थी, क्या इशू थे। वो मेरा ख्याल बेहतर यही बताएंगे और आप लोगों को समझ आएगी कि बशीर मेमन पे ये जितने इस वक्त केसेस बनाए जा रहे हैं, इंक्वायरियाँ की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, इनको किसी तरीके से इनको सज़ा दिलवाई जाए। तो ये जो केस है ना इनका आरिफ नकवी साहब वाला, और आरिफ नकवी साहब इमरान खान साहब के लिए कितने अहम है वो चीज़ें आपने देख भी ली हैं, पढ़ भी ली हैं। ये रिहाम खान ने भी शायद अपनी किताब में मेरा ख्याल जिक्र किया 2.1 बिलियन का वो जो कंपनी मुबैना तौर पे उनकी बताई जा रही है दुबई के अंदर क्रिकेट के बनाई गई थी, उसके जरिए ये ट्रांसफर इस फॉरेन फंडिंग केस में ये खबर आई है। तो ये मेमन साहब आप जरा बताएंगे कि ये क्या इशू था इसका आरिफ नकवी साहब का और आप पे क्या दबाव डाला गया था कि आप क्या करें जो आप करने से इनकारी हो गए कि पूरे इमरान खान साहब नाराज़ हैं, आपसे अभी तक नाराज़ हैं, हालांकि आपको गए हुए साल 1.5 साल होने वाला है। शहजाद अकबर साहब नाराज़ हैं, आज़म खान साहब तो पहले से नाराज़ हैं। क्या वजह बनी थी सर? बात ये थी कि आरिफ नकवी साहब का मुझे एक मरतबा नहीं कुछ 4 मरतबा, मैं मतलब अब जाहिर है इसको टाइम भी ज्यादा हो गया, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन जो जिस तरह होता है कि ये बात थी कि आरिफ नकवी को तुमने इंक्वायर क्यों किया, तुमने उसको तबाह कर दिया, कंपनी बर्बाद। आप थोड़ी सी सर एक हल्की सी बात रहेगी। आरिफ नकवी साहब का आप कहते कहते रुक गए 3-4 दफा। उनको टेलीफोन आया था या प्राइम मिनिस्टर ने आपसे उनके बारे में पूछा? नहीं, मुझे खुद मैं आपको एक अर्ज करूँ रऊफ क्लासरा साहब, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं मदीना का फकीर हूँ। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे खुद कहते थे सामने बुला, जो भी काम होते थे इस अल्लाह ताला ने इसको मुझे ये था कि मुझे कोई भी, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था कि ये, फिर एक दिन तो वो इंतहाई गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि तुमने उसकी कंपनी को तबाह कर दिया, तुम्हें पता नहीं है वो हमें फंडिंग करता रहा है। अच्छा, ये कहा उन्होंने पार्टी को फंडिंग? बिल्कुल कहा। ये साबित नहीं हो गया आज ये जो की मैन में उसने लिखा है, की मैन में उसमें लिखा है, और जो आज जो इलेक्शन कमीशन ने बता सर, हम इस पे बाद में आएंगे, जरा थोड़ी सी बात वहां से शुरू करें, जरा कंफ्यूजन हो रही है। आप क्या कर रहे थे इसके खिलाफ, आरिफ नकवी के खिलाफ के वजीर आज़म ने आपको बुला के कहा कि बंद करें और आपने इनको तबाह किया? थोड़ी सी हमें बैकग्राउंड बताए ना कि क्या हो, मतलब क्या ऐसी चीज हो रही है, क्या कर रहे थे? ये करते ये थे कि गैस से ये बिजली पैदा करते थे और उस गैस के पैसे स्वीस सदर्न गैस को देते नहीं थे। अच्छा, ये हो रहा था। अच्छा, ये हो रहा था। तो फिर वो FIA में इंक्वायरी चल रही थी। हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि बाबा इससे 87 अरब रुपया रहते हैं इसकी तरफ, 87 अरब रुपया ले, नहीं तो ये जाएगा कोर्ट में। तो कोर्ट में तो ये मतलब अगर हम चालान करते हैं तो ये वो जाहिर है जिस तरह होता है कोर्ट में पता नहीं कब वापस मिले। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रिकवरी थी। मैं पुलिस अफसर हूँ और मैं शायद बहुत ज्यादा खुश होता, और मैं समझता गवर्नमेंट भी बड़ा खुश होगी कि ये एक प्राइवेट कंपनी से हमने 87 अरब रुपया दिलवाए हैं गवर्नमेंट की एक एजेंसी को, स्वीस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड को। तो हमने तो ये समझा था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब नाराज हो गए कि जी ये मेरा दोस्त है, तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा सर वो एक अलग बात है, 87 अरब रुपया गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान के, हुकूमत पाकिस्तान का मतलब नेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो अच्छा, फिर वो एक मरतबा तो वो इतने नाराज हुए थे, मुझे याद है तुमने कहा तुमने उसको तबाह कर दिया। मैंने कहा तबाह वो बर्बाद तो खुदा करेगा उसको, 87 अरब रुपये हमें मार गया, स्वीस सदर्न गैस तो बैठ जाएगी इस तरह। ये बात हुई थी। हो सकता है मैंने ये ना कहा हो,
लेकिन यही बात मेरे जहन में तो थी ना कि भाई 87 अरब रुपया, हम 22 करोड़ लोग हैं, तो उसमें मैं मेमनों वाला हिसाब लगाऊं तो 1000 रुपये तो मेरा भी हुआ ना। मेरे 6-7 मुझे तो याद पड़ता है मेमन साहब कि वो इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर अरब शेखों को ये कंपनी बेच रहे थे, तो आपकी इस इंक्वायरी के बाद ये जब रिपोर्ट आई कि इसकी लाइबिलिटीज इतनी है तो वो बैकआउट कर गए थे। इस तरह शायद कोई कंपनी तबाह हो रही थी उसकी। चाइना के साथ सर वो शंघाई इलेक्ट्रिक आ रहा था, शंघाई इलेक्ट्रिक आ रहा था, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, शंघाई इलेक्ट्रिक। तो आमिर साहब मैंने ये लिख के भेजा था प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भी, और हमने एससीसीपी को भी कहा था कि ये बिल्कुल भाग जाए तो भाग जाए, लेकिन जो नई कंपनी आ रही है आप बैलेंस शीट जरा चेक कीजिएगा, उसमें ये देख के जा रहा है कि स्वीट सदर्न गैस के इतने पैसे हैं। अभी शायद फिर शोर इतना मचा के शंघाई इलेक्ट्रिक आया ही नहीं। और यही वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ख्याल में और आरिफ नकवी साहब के ख्याल में कि मेरा रीजन था ये चिट्ठी लिखना और इतना पब्लिक करना कि जी 87 अरब रुपया तो वो कंपनी आई नहीं, पता नहीं कितने बखेड़े हैं, कितने मुसीबतें हैं। अच्छा मेमन वो कहते थे मेमन साहब, अब जो आप पे केस जो बनाया गया है, जिसकी मैं पढ़ रहा था या अखबार में, आपकी एक पेशी भी होगी, इंक्वायरी भी होगी, तो ये समझते हैं इस केस का इससे तल्लुक है कि आरिफ नकवी को आपने 87 बिलियन रुपीज़ राइट ऑफ करने से इनकार कर दिया था, जो इमरान खान साहब के मेजर उनके डोनर हैं या थे, तो इसलिए केसेस बनाए गए हैं, आपको सजा दी जा रही है कि आपने उनके दोस्त को इसमें से क्लियर नहीं किया था। सर मैं आपको अर्ज करूं, वो वेव ऑफ, मैंने ये भी कहा था कि आप वेव ऑफ कर ही नहीं सकते। एक आदमी ने कारोबार खोला है ना, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है, शेयर्स उसके फ्लोटेड है मार्केट में, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो प्राइवेट आदमी की ना। अब आज एक कंपनी है जो कि शेयर्स उसने बेचे हुए हैं अपने मार्केट में, लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ तो स्वीट सदर्न गैस है ना हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तान की, हमने दोनों का इंटरेस्ट को वॉच करना है, लेकिन उसके पैसे उसकी तरफ रहते हैं। तो मतलब मैं इसको कैसे वेव ऑफ कोई कर सकता है? अगर आप वेव ऑफ करते तो आज इन्होंने केसेस आप पे बनाए हुए हैं, तो फिर आप पे नैब ने बनाए हुए होते उस वक्त, और हम बैठे स्टोरियां कर रहे होते कि मेमन साहब ने 87 अरब माफ किया, कैसे किया। मैं आपको एक अर्ज करूं, जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ करेगा, पाकिस्तान के इदारे, FIA हो, पुलिस हो, पास्को हो, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह उससे पैसे भी लेंगे, और इंशाल्लाह उसको वो भी करेंगे। और सारे के सारे इसी तरह हम मेहनत करते हैं। सरकारी मुलाजमीन जो है, मुझे तो अभी 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पैसे वेवर करने की हिम्मत नहीं हुई किसी में भी। मैं आपको एक अर्ज करूं, जाहिर है सेक्रेटरी पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पावर, जाहिर है उनके ऊपर प्रेशर होगा। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब बिल्कुल ही, वो इरफान अली एक सेक्रेटरी पावर थे, ऑल ऑफ अ सडन उनका ट्रांसफर हो गया। अब किसी दिन ये भी बातें खुलेंगी, हो सकता है कि उसका ट्रांसफर ऑल ऑफ अ सडन, इसलिए 2 महीने ट्रांसफर रिटायरमेंट से पहले, मुझे याद है 2 या 3 महीने रिटायरमेंट से पहले ऑल ऑफ अ सडन पता लगा रातों रात वो ट्रांसफर हो गए, और वो जाकर के घर बैठ गए। मैंने मेरी चूंकि पेंशन भी रोक ली, तो मैंने जाकर के कोर्ट में बोल दिया, कोर्ट में जाकर के मैं पेंशन के लिए लड़ा। तो ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान मेरी पेंशन कैसे रोक सकती है? मेरा मुल्क है, मैंने उसकी खिदमत की है, मैंने उसके लोगों की खिदमत की है, मुझ पर कोई इल्जाम अल्लाह का शुक्र है नहीं है। अच्छा, जो लास्ट सवाल सर, लास्ट क्वेश्चन, अभी जो आपकी इंक्वायरी हो रही है, जो उन्होंने एक आप पे लंबी चार्जशीट FIA ने की है कि आपने किसी जो हमने पहले भी आपका इंटरव्यू किया है, फ़रूक साहब हैं, उनको आपने उनकी मदद की इंटरपोल से नाम निकालने में, आपकी पेशी हुई, इंक्वायरी हुई, उसमें से क्या पूछताछ हुई, कोई हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? और आप सर मैं आपको अर्ज करूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैंने उनको यही कहा कि तुम लोग नालायक को पढ़ते नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो मुझ पर इल्जामात लग रहे हैं कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, कमीशन है, जो कमीशन ऑफ कंट्रोल ऑफ फाइल्स ऑफ इंटरपोल, ये इंटरपोल से भी सुप्रीम बॉडी है, उसका जाकर के आइन पढ़ लो, आइन का आर्टिकल 4 और 5 पढ़ लो। वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, ऐसी बॉडी है जिसकी 194 ममालिक में उसके वारंट और रेड वारंट चलते हैं, इतनी बड़ी बॉडी है। हम कह रहे हैं कि नहीं, बशीर मेमन ने उनको कर दिया इन्फ्लुएंस,
मतलब हम अपनी दुनिया के नजरों में अपने आप को कितना इररिस्पॉन्सिबल साबित करेंगे बशीर मेमन को सजा देने के लिए, कितना खराब करेंगे बशीर मेमन को सजा देने के लिए, बशीर मेमन को और गंदा करने के लिए, और कितने ट्वीट्स मारेंगे जो कि, और मुझे तो डर ही है कि यही ट्वीट्स जो मेरे खिलाफ जो ये जो उनका जो ट्रोल्स वाले एक जो सरकारी तनख्वाहें लेकर के ट्रोल्स करते, जो 24 घंटे उनका काम ही है, एक बारी फिर ढेर के नाम से इन्होंने हैशटैग भी बनाया है। अच्छा, उसमें आप मजेदारी की बात देखें, मजेदारी की बात देखें कि उसको एक सियासी तरफ ले जा रहे हैं। ओ भाई, ये सियासी कहां से हो गया यार, पॉलिटिक्स कहां से आ गई? अभी आज 21 मिलियन कहे हैं उसने, क्या नाम है उसका, द चीमैन वाले साइमन ने, मुझे लगता है कि आज कल से वो भी एक बारी फिर ढेर हो जाएगा। मतलब कोई बात है, अपने मजाक बनाया हुआ है। हर चीज का फैसला क्रिकेट ग्राउंड के बुनियाद पे नहीं होता। मुल्क इस तरह नहीं चलते। अभी मैं कुछ इस तरह की बातें कर रहा हूं जो कि बिल्कुल मुझे 2 साल पूरे हो गए करासरा साहब, और ये हर वक्त यही गालियां कि फलाना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगा, फलाना। अच्छा, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, सियासत करना कोई हराम है? हराम है तो फिर आप क्यों कर रहे हो? और फिर ये ट्रोल्स को जो आप सरकारी खजानों से पैसे दे रहे हो, इसका भी इंशाल्लाह एक दिन खुलेगा मुकदमा। ट्रोल्स जितने भी ये पैसे ले रहे हैं, पैसे लेकर के शरीफ लोगों की इज्जतें उछालते हैं, गालियां देते हैं। आज अभी फिर साइमन के खिलाफ भी बनाएंगे। लेकिन लास्ट के सर मेमन साहब, जब आप डीजी थे, एक कंप्लेंट मुझे भी करने दें, जब आप डीजी थे और आपको एप्लीकेशन दी जाती थी यहाँ पे ये साइबर लॉ, साइबर क्राइम्स पे, आप बड़े सॉफ्ट थे। वैसे मैं कुछ बातें कुछ ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, आप ट्रॉल्स के खिलाफ, साइबर क्राइम्स के खिलाफ इतना एक्टिवली आपने काम नहीं किया जो मेरा ख्याल है आपको करना चाहिए था। उस वक्त अगर आप कर जाते तो आज ये गिले शिकायतें ना कर जाते। एक तरह का कर्मा भी है ये सर, ऑन ए लाइटर या सीरियस नोट। आपने उस वक्त कुछ नहीं किया, इसको पूरा FIA को एक्टिवेट नहीं किया था आपने साइबर क्राइम्स पे, साइबर लॉज पे, क्योंकि आप देखते थे कि शायद कि ठीक है फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। आखिर अल्टीमेटली आप उसका शिकार खुद हुए हैं। सर मैं आपको अर्ज कर दूं, बिल्कुल आपने जायज क्वेश्चन किया। हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ 11 थे, हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान 11 थे, 18 थे, मुझे फिगर चुके याद नहीं है। मैंने ही भर्ती करवाए थे वो। अभी वो ट्रेन होके तैयार होके वापस आए हैं। अभी वो ट्रेन होकर के वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड। सर मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, दुनिया भर में तरीका होता है, आपको पता है हजारों केसेस होते हैं, सबको नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन तरीका ये होता है 2-4 जो प्रोमिनेंट होते हैं ना, उनको आके वो क्या कहते हैं निशान इबरत बना के लीगली तौर पर पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। जैसे सलमान खान को पकड़ लिया था काले हिरन के केस में, अगर सलमान खान को भी जेल में डाला जा सकता है तो पूरा हिंदुस्तान डर गया था। तो इसका तरीका ये होता है, पहले 2-4 जो बिग गन्स होते हैं ना, बड़े बड़े, उन पे पूरे केसेस बना के उनका ट्रायल करवा के सजाएं दिलवाई जाती हैं। सर ये सब नहीं होती। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ये चले आपसे फिर इस पे फिर किसी वक्त हम ये साइबर लॉ से रिलेटेड फिर बात करेंगे आपसे। तो बहुत शुक्रिया मेमन साहब, सॉरी हमें थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज थी, तो हम आपको दोबारा बात करेंगे सर इस पे। थैंक यू जी। बशीर मेमन ex-DGFI हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक के बाद इसी के ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, कल आपने बात की, हमने प्रोग्राम में बात की जस्टिस आयशा मलिक के हवाले से, और आज उस पर अपडेट भी है। प्लीज़ यू कमेंट। मुझे नहीं, मेरा ख्याल है हर एक को इस बात की खुशी होगी कि 74, पहले मैं कहता होता था इनकी ज़बान ना काली है, आज बड़े अरसे बाद इनकी कई बात पूरी हो रही है। सो वक्त के फारे चेंज, ज़बान इनकी मुबारक है। रात यही केस फाइट कर रहे थे जस्टिस आसिया साहब का। नहीं, इसलिए भी खुशी है कि अभी ऑलमोस्ट वो हो गई है, क्योंकि पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो होता है वो कम ही रिजेक्ट होता है, और इनके क्रेडेंशियल्स भी ऐसे हैं कि 74 साल बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आपकी पहली जज आ रही हैं। 50% आबादी है औरतों की, और औरतों के हमारे यहाँ मसाइल ही इतने रहते हैं। तो ये अब इनका ये भी चांस है, एक और तारीख बनने जा रही है कि ये 2031 के अंदर रिटायर हो रही हैं, और इसके बाद ये बड़ी जल्दी अगले 2 साल में कोई 8 के करीब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बदलने हैं। 8 माह में नेक्स्ट में 5 जजेस ने बदलना है। तो ये वेव्स में आते हैं और वेव्स में ही फिर जाते हैं।
तो इनका मैं देख रहा था कि इसके बाद जो है अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, उसके बाद फिर फाइज ईसा साहब, फिर जाजुल हसन साहब, उसके बाद गालिबन मंसूर अली शाह, और फिर याहिया अफरीदी के बाद 2001 साल के करीब जो है ना इनके बनने का इम्कान है कि ये भी चीफ जस्टिस पहली पाकिस्तान की औरत खातून होंगी। मगर ये एक तो जेंडर का तो इशू है ही है कि मगर इनके वैसे भी इनके जो फैसले हैं बहुत बड़े बड़े हैं। एक विमेन प्रोटेक्शन सेल बना हुआ हाई कोर्ट में, उसके अंदर इन्होंने बड़े, ये जो केस हुआ था अभी कि वर्जिनिटी टेस्ट को बैन किया गया, रेप के हवाले से बड़े केसेस, खवातीन के केसेस, और फिर दूसरा मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि एनवायरनमेंट पे इनका खास फोकस है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट का बड़ा मसला है, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मसला है, तो एक स्पेशलिस्ट आ गया है। मगर ये कोई इन दो इश्यूज तक महदूद नहीं है। ये बार अच्छा हुआ कि आज प्रोफेसर नसीम साहब ने भी ये कहा कि ये अपने मेरिट पे आई हैं, एक कोटे पे नहीं आई हैं कि ये सिर्फ औरत है। हुकूमत को तो भी वो इनके साथ क्रेडिट दें कि फरोग नसीम साहब को भी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को वोट डाला जिन्होंने। और मुझे इस बात का अफसोस है कि वो जो बाकी जो 4 जज थे से बड़ी मोहतरम जज हैं और बड़े जज हैं सारे, मगर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू इनको अपोज करने का, इनको नहीं अपोज कर रहे थे वो क्राइटेरियन को कि जी क्राइटेरियन बना दें। क्राइटेरियन तो ये आइन है 177, या तो आप आइन तब्दील कर दें, जब तक वो है वो क्राइटेरियन है, उसके अलावा क्या क्राइटेरियन हो सकता है कि जो ये वो कोई उनकी मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या वो है, पर बहरहाल हो गई है। बहुत बड़ी अच्छी बात है जुडिशरी के लिए, पाकिस्तान के लिए, खवातीन के लिए, और आपकी ज़बान और एनवायरनमेंट के लिए। नहीं, मुझे जनरली खुशी है इनके और 10 साल तक जज रहेंगी, इसलिए एक पूरे 50% अवाम है और ये फैसले होते हैं, तो औरतों का वहाँ बैठना भी बड़ा जरूरी था। जी, प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त क्योंकि ख़त्म है इसलिए इस पे मज़ीद बात नहीं हो सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।